बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 2 अध्याय 10। पाठ का नाम है संस्कृति। इस पाठ के लेखक हैं भदंत आनंद जी। बच्चों यह पाठ निबंध विधा में लिखा गया है, यानी विभिन्न दृष्टिकोणों को देखते हुए पाठ को लिखाया गया है। हम आज जानेंगे सभ्यता क्या होती है, संस्कृति क्या होती है। यदि इससे पहले आप नहीं जानते हैं संस्कृति क्या होती है, अब ऐसे शब्द हैं जो एक शब्द के पीछे बहुत गहरा अर्थ होता है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, विभिन्न दृष्टिकोणों से लेखक यह निबंध के माध्यम से यह पाठ लेकर आए हैं। आप यदि नहीं जानते तो इस पाठ को ध्यान से सुनिए, समझिए, और पाठ के अंत में सारांश के रूप में आप अपने शब्दों में लिखेंगे कि कैसे आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में जान पाए, समझ पाए। यदि परीक्षा में यह प्रश्न बनेगा सभ्यता किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं, और सभ्यता और संस्कृति में अंतर बताइए, तो आप अपने शब्दों में बहुत अच्छी तरह से लिख पाएंगे इस पाठ को पढ़ने के बाद। आइए पाठ में बढ़ते हैं, उससे पहले हम लेखक परिचय जानेंगे। पाठ के लेखक है हमारे भदंत आनंद कौशल्यायन, ठीक है, का जन्म सन 1905 में तत्कालीन पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। अगर प्रश्न कोई बन जाए तो भदंत जी के बचपन का नाम क्या था? हरनाम जी, ठीक है। इसके बाद है उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अनन्य हिंदी सेवी कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे। क्या थे? बौद्ध भिक्षु। और उन्होंने देश विदेश की काफी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। अब यहाँ उनकी शिक्षा बताएगी, कहाँ तक पढ़े, बताएगा बीए किया है। बीए क्या होता है बच्चों? एक ग्रेजुएशन होता है। जब आप 12th में पहुंचेंगे, 12th के बाद होता है यूजी, या इसे ग्रेजुएशन कहते हैं। यहाँ तक पढ़ाई करी, लेखन कार्य किया और इस समाज को एक समाज सुधार के रूप में पाठ के माध्यम से देते हैं। 1988 में उनका निधन हो गया। भदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, यानी 20 से ज्यादा उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख हैं। तो जो 20 पुस्तकें हैं, 20 में से जो प्रमुख पुस्तकें हैं वह यहाँ प्रकाशित की गई हैं। तो यानी इतनी पुस्तकें जो हमें पढ़नी चाहिए और इसको पढ़ के हमें अपने जीवन में कुछ उतार लाना चाहिए। जैसे बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफी चर्चित रहे। तो इनके बच्चों भी हमने लेखक परिचय को जाना, समझा, कब लेखक की मृत्यु हुई और कब लेखक का जन्म हुआ, उनकी रचनाएं और किस प्रकार से वह गद्य के बहुत निबंध लिखते हैं। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण होता है बच्चों बचपन की जो यादों से या अपने जीवन की यादों से उठाई चीजें, जो चीजें समाज में सुधार के रूप में आए, तो ऐसा संस्मरण लाया जाता है, पाठ में दिया जाता है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? हम यदि कोई यात्रा करते हैं, उस यात्रा के जो अनुभव प्राप्त होते हैं, उस अनुभव को पाठ के माध्यम से दिया जाता है, ताकि उस अनुभव से लोगों में एक क्रांति आए, लोगों में एक बदलाव आए, एक अच्छा सकारात्मक बदलाव आए। तीसरा है वृत्तांत, तो काफी ठीक है। तो ऐसी चीजें गद्य की जो विधाएं हैं इन्होंने पुस्तक के माध्यम से लिखी। तो ये लेखक परिचय आप समझ गए होंगे अच्छे से, ये आप नोट कर सकते हैं। एक कॉपी लीजिए, वहां लेखक का नाम, पाठ का नाम, लेखक का नाम, लेखक का जन्म, लेखक की मृत्यु, रचनाएं, इस तरह से करेंगे तो पढ़ने में बड़ी आसानी होगी और सीख पाएंगे। यहाँ पढ़ेंगे पाठ का सार। पाठ का सार कहने का अर्थ है जब हम पाठ को शुरू करेंगे उससे पहले ये थोड़ी चीजें आपको समझने में मदद मिलेगी कि पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है।
इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु हैं अथवा अलग अलग। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है न संस्कृति। तो यहाँ कहते हैं, लेखक कहते हैं संस्कृति सभ्यता क्या है वह आप आगे पाठ में समझ जाएंगे, खुद ही पढ़ेंगे समझ जाएंगे। लेकिन जो मनुष्य के लिए हितकारी नहीं है तो वह सभ्यता संस्कृति बेकार है, ऐसा लेखक का मानना है। तो ये पाठ का सारांश था। अब हम पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। पाठ का जो शीर्षक है क्या है, संस्कृति। संस्कृति क्या होती है, सभ्यता क्या होती है, इस पाठ में बहुत आसानी से समझ पाएंगे, प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, हम पाठ शुरू कर रहे हैं। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं। पहला सभ्यता, दूसरा संस्कृति। सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं परीक्षा में जो लॉन्ग आंसर बनते हैं, तो आपको ध्यान से समझना है। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, विशेषण यानी जो विशेषता बताते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, जब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही वस्तु, एक ही चीज है अथवा दो वस्तुएं? तो कहते हैं भौतिक चीजें और आध्यात्मिक चीजें क्या होती हैं। भौतिक है जैसे मकान है, कार है, आदि चीजें भौतिक चीजें। आध्यात्मिक चीजें क्या हैं, इन सबसे परे हटकर भगवान की ओर चल पड़ना। ठीक है, इसके बाद लेखक कहते हैं यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है। कह रहे हैं कि सभ्यता संस्कृति दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसमें क्या अंतर है, अगर एक है तो इसमें क्या अंतर है, उनके मन में प्रश्न उठता है। हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए, यानी हमें अपने मन में कल्पना करना है। ठीक है, इमेजिन कहते हैं जिसे। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। बात बहुत बड़ी है। यहाँ कहते हैं आज तो आपको आग की आवश्यकता है, माचिस जलाएंगे आग जल जाएगी। ठीक है, गैस चूल्हा है खाना पकाने के लिए, लाइटर है, कोई भी आपको दिया बत्ती जो है जलानी है तो मंदिर का दिया, कुछ भी चीजें ऐसी। तो क्या कहते हैं कितनी चीजें, लाइटर और माचिस, मोमबत्ती, कितनी ऐसी चीजें जो बन गई हैं आज के समय, आसानी से हम जो है आग को लगा सकते हैं। लेकिन प्राचीन समय में या प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, ये काल कैसा है, प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें हमें कोई ऐसा तथ्य नहीं मिलता कि हम जो है इतने पुरानी सभ्यता से आ रहे हैं, हमारी ऐसी संस्कृति रही होगी। यानी जहां पर कोई इतिहास ही नहीं है, कोई इतिहास का वर्णन नहीं है, वहां उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। हाँ, जब ऐतिहासिक काल आना शुरू हुआ तो उसमें हमारे तथ्य मिलते हैं, इतिहास दिखता है कि ये हम किस प्रकार की पहली सभ्यता थी हमारी, कैसे हम कपड़ों की जगह हम पत्ते पहनते थे। तो वह सब चीजें क्या है, वह इतिहास की बात कर रहे हैं कि पहले जब सर्वप्रथम यह जब संसार शुरू हुआ तब अग्नि देवता से कैसे साक्षात्कार हुआ, यह इस पाठ में भी हम जानने वाले हैं। आज के समय तो चूल्हा मिल जाता है, लेकिन क्या पहले के समय ऐसा होता था? नहीं होता था। तो कैसे जीवन यापन होता होगा आप सोच सकते हैं। अब कह रहे हैं उसके बाद, अथवा आप कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहले पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता हो रहा होगा। तो पहले तो यह जानना हुआ कि पहले आग का आविष्कार किसने किया होगा। यह आपके लिए गृह कार्य है, आप जानिए, समझिए किस प्रकार से आग जलाते थे, पत्थरों घिस के करते थे, क्या कैसे हम आग का उपयोग करते थे, कैसे हम अपना खान पान करते थे। दूसरा, जो अपने मन में आपकी कल्पना होनी चाहिए, आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि किसने सुई धागे का आविष्कार किया, कि एक लोहे का एक सीख जैसी ली, उसमें धागा को पिरोना है और उससे कपड़े सिलने हैं। तो दिमाग किसका होगा, ये हम जैसे ही मनुष्यों का होगा। तो यह आविष्कार किस प्रकार से हुए और पहला आविष्कार किसने किया होगा, यह जानने योग्य है। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए।
पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। तो संस्कृति क्या हुई? संस्कृति हुई जो चीज हमने अपने उपयोग के लिए वह हमने जानी कि किस प्रकार से सुई धागे कैसे आविष्कार हो सकता है, तो वह हमारी संस्कृति हो गई। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। पहले तो हमने सोची कि यह इस कार्य के लिए उपयोगी होगी, जैसे सुई धागा, हमारे कपड़े कुछ फटे हैं, उस कपड़ों को सिलना है, तो सुई धागे का आविष्कार किसी ने सोचा, और जब वह आविष्कार हो गया तो वो क्या हो गई? सभी के लिए संस्कृति हो गई। जिसने मन में कल्पना करी वह जो सभ्यता थी, और जो सभी के लिए वह वस्तु उपयोग में आएगी, यह भावना के साथ उस वस्तु का आविष्कार हुआ, उसे कहते हैं सभ्यता। संस्कृति तो वो हुई जब कपड़ा हमने सोचा कि इस तरह हम कैसे सिल सकते हैं, तो यहाँ सुई धागे का आविष्कार की कल्पना मन में आई, तो वहां से भावना जगी, तो वह होगी हमारी संस्कृति। अब हमने आविष्कार कर दिया तो वो क्या होगी? यानी मानव हित के लिए हमने आविष्कार किया, उसे कहते हैं आविष्कर्ता को सभ्यता कहते हैं। ठीक है, ये सभ्यता है, तो उसका नाम आविष्कृत होगी तो सभ्यता, और अपने मन में सोचा तो होगी संस्कृति। इसके बाद है जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। एक संस्कृति व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। एक संस्कृत यानी कोई भी पहले से जो चीजें आ रही है वो हमारे लिए क्या है? अपने आप मिल जा रही हैं। जैसे हमें आज जो है अग्नि की आवश्यकता है, तो हमारे पास माचिस है, अब किसी ने तो आविष्कार किया है ना उसका, तो हमें आसानी से मिल जा रही है। हम तो आविष्कार नहीं कर रहे हैं, हम उसका उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद है जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। ये एक आधुनिक उदाहरण लेना है। तो इससे पहले आधुनिक उदाहरण जाने, उससे पहले हम क्या जानेंगे कि संस्कृति क्या है। जो चीज जैसे पहले से बचपन से हम देखा कि यह चीज आ रही है, तो जैसे माचिस से अन्य चीजें हैं, उसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो वो संस्कृति तो हमें दी गई है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जो हम कह सकें कि यह संस्कृति हमारे द्वारा लाई गई है। ठीक है, एक अब आज के समय का उदाहरण ले लें, आधुनिक उदाहरण। ये उदाहरण हमने देखे हैं जो प्रागैतिहासिक काल के थे, यानी बहुत प्राचीन समय के। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जो हम अपनी पुस्तिकाओं में पढ़ते हैं। जैसे विज्ञान में आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा, है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा। कैसे जाना? आइए एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनमें शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। तो न्यूटन क्या हुए? न्यूटन ने संस्कृति लाई, संस्कृत मानव हुए न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। ठीक है, तो नियम जो दिया, नियम के बाद कहने का अर्थ क्या है? वह संस्कृत व्यक्ति थे जिन्होंने इस नियम को लाए, और यह हमारी पुस्तिका में छपा, जो आप पढ़ते भी होंगे। कैसे हुआ और क्यों हुआ, कि क्या था कि वस्तु नीचे ही क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है ना, सेब के माध्यम से, फल के माध्यम से उन्हें जाना, तो आपने पढ़ा होगा। तो कहने का आशय यह है कि किस प्रकार न्यूटन ने यह नियम को प्रतिपादित किया, समझा और जाना। लेकिन कुछ कुछ बारीकी चीजें आज के समय में आधुनिक मानव जानता है जो न्यूटन नहीं जानते थे। ठीक है, तो इस प्रकार का उदाहरण देते हैं। तो भाग एक यहाँ पूरा होता है। भाग एक का जितना सारांश आप समझ पाए, सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, अपने शब्दों में लिखिए और समझिए। अभी हम जब भाग 2 में देखेंगे तब आपको पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, कि अच्छी तरह आप समझ पाएंगे कि सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, कैसे आप परीक्षाओं में अनेक उदाहरणों के माध्यम से अपने उत्तरों को बहुत रोचक बना सकते हैं, बहुत प्रभावी बना सकते हैं, जिससे आपके क्या है, उत्तर पुस्तिका की जब जांच होगी तो बहुत अच्छा लगेगा एक टीचर को। ठीक है, जल्दी मिलेंगे बच्चों भाग 2 में इसके आगे का पार्ट लेके।
तब तक के लिए आप इसको सारांश के रूप में अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। धन्यवाद।